हाँ, तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन वाला पार्ट मैंने डाल दिया है, वोंड हीलिंग डाल दिया, एक्यूट इन्फ्लामेशन सबसे मेन था, वही लास्ट में डाल रहा हूँ, तो चलो ठीक है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में होता, इन्फ्लामेशन मतलब क्या समझ रहे हो, नॉर्मल सी बात समझो कि ऐसे एक आदमी है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे बॉडी का इंजरी हुआ, तो बॉडी जो अपना रिस्पॉन्स शो कर रही है ना, उसी रिस्पॉन्स को अपन लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। सिंपल इतना समझ लो, ये बेसिक आइडिया है। तो क्या होता है देखो, अपन लोग कितने कितने पार्ट में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें क्या क्या कार्डिनल साइंस जो इसके फीचर होंगे, कि कहीं किसी भी एरिया में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ये 5 साइंस पाए जाने चाहिए, ठीक है ना, ये देखेंगे। फिर इस इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन को अपन लोग 2 इवेंट्स में बांटेंगे, वेस्कुलर और सेलुलर, ठीक है ना। और फिर इसमें जो अपना वेस्कुलर इवेंट्स है इस वीडियो में कवर करेंगे, और सेलुलर इवेंट अगले अगले वीडियो में कवर करेंगे, और छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया, जैसे बॉडी को इंजरी हुई, ठीक है, तो बॉडी अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, तो वही एक्टिवेट बॉडी रिस्पांस, ठीक है ना। इसके कारण क्या होगा, डब्ल्यूबीसी बेसिकली रिक्रूट होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे न्यूट्रोफिल होता है किसमें, एक्यूट इन्फ्लामेशन में, और लिम्फोसाइट किसमें होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। तो अपन लोग एक्यूट इन्फ्लामेशन पढ़ रहे थे, यहाँ पे कौन रिक्रूट हो रहा होगा, न्यूट्रोफिल्स। और वो न्यूट्रोफिल्स जहाँ पे भी मान लो ये अपना स्किन है, ठीक है, यहाँ पे डैमेज हुआ, जैसे यहाँ पे डैमेज हो गया, तो अपनी बॉडी ने डब्ल्यूबीसी यहाँ से भेजा, ये डब्ल्यूबीसी यहाँ पे जाएगा, और जो अपना ख़राब सा टिश्यू है उनको हटाने की कोशिश करेगा, तो मतलब नेक्रोज और डैमेज टिश्यू को ठीक करने की कोशिश करेगा, और वापस रिपेयर होगा वहाँ पे। तो ये इंट्रोडक्शन होता है, इसको याद नहीं करना, ये बस समझाने के लिए था। याद कहाँ से करना चालू करना अपने को, यहाँ से। तो देखो, इन्फ्लामेशन में बेसिकली 5 कार्डिनल साइंस होते हैं, उसको अपन लोग देखते हैं। तो उसमें क्या है ना, जो ये ऊपर वाले पार्ट है ना, ये 4 पॉइंट्स थे, वो जैसे डिग्री सेल्सियस जानते हो ना, तो वैसे ही एक साइंटिस्ट का नाम था सेल्सियस, तो उन्होंने ये 4 साइन दिए थे। और एक ये जो है, ये रुडोल्फ विर्को ने दिया था, ये वाला साइंस, रुडोल्फ विर्को पता होगा ना, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला वाले, वही है यहाँ पे। तो देखो, इन्फ्लामेशन जहाँ पे भी हो ना, सिंपल सी बात है, मान लो तुमको कहीं चोट लगा होगा, जैसे मान लो कहीं सूजन हो जाती है, तो क्या क्या दिखता है, लाल लाल हो जाता है, मतलब रेडनेस पाया जाता है, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ग्रीक में र्यूबर, ठीक है। फिर वहाँ पे सूज जाता है, स्वेलिंग, तो स्वेलिंग सिंपल सी बात है, ट्यूमर समझते हो ना, बहुत सारे सेल्स का इकट्ठा हो जाना, तो स्वेलिंग मतलब ट्यूमर, सिंपल। फिर तीसरा क्या, अब देखो वहाँ पे बहुत सारा ब्लड आ रहा है, अब ब्लड गर्म होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा मतलब क्या, कैलोर, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, आपको चोट लगी है तो दर्द हो रहा होगा, तो देखो कैलोर मैं कैसे बना रहा हूँ, टेम्परेचर को किससे जोड़ रहे हैं अपन लोग, कैलोरी से। ट्यूमर तो समझ में आ गया, स्वेलिंग, लाल रेडनेस तो र्यूबर आसान था याद करना। स्वेलिंग समझ में आया, ट्यूमर कैसे, क्योंकि ट्यूमर कैसे होता है, इकट्ठा बहुत सारे सेल हो गया तभी ना सूज रहा है, तो स्वेलिंग किससे जोड़ सकते हैं अपन लोग, ट्यूमर से। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब क्या, कैलोरी, कैलोरी जब अपन लोग बर्न करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है ना अपना, तो टेम्परेचर को किससे जोड़ सकते हो, कैलोर। और पेन, आपका जब तक आपको पेन नहीं होगा तब तक गेन नहीं होगा, मतलब डॉलर मिलेगा नहीं आपको, तो वही पेन को अपन लोग डॉलर से जोड़ सकते हैं। तो ये 4 साइंस सेल्सियस के याद हुए। क्या क्या हुआ, अपना लाल लाल हो रहा है मतलब क्या, रेडनेस। दूसरा क्या, सूज रहा है वहाँ पे मतलब क्या, ट्यूमर, ठीक है ना। फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, कैलोर। और दर्द अगर हो रहा है तो उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, डोलोर, ठीक है ना। और वहाँ उस एरिया का अपन लोग का फंक्शनल लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब वो जो एरिया काम करना था वो नहीं कर पाएगा अपना काम, क्योंकि वहाँ पे खराबी डैमेज हो गया है ना। तो लॉस ऑफ फंक्शन का अपन लोग क्या बोलेंगे, फंक्शियल एशिया, सिंपल। तो इसका अपन लोग क्या बोल रहे हैं, कार्डिनल साइंस। 4 अपने सेल्सियस ने दिए, एक अपना विर्को ने दिया। सेल्सियस ने क्या क्या दिया, लाल हो जाना मतलब र्यूबर, सूज जाना मतलब ट्यूमर, टेम्परेचर का बढ़ जाना, टेम्परेचर कैलोरी से जोड़ के कैलोर, और दर्द से ही अपने को डॉलर मिलेगा मतलब क्या, डोलोर, ठीक है ना। लॉस ऑफ फंक्शन तो फंक्शनल एशिया, सिंपल। तो इन्फ्लामेशन के बेसिकली मैंने क्या बताया, दो इवेंट्स होते हैं। एक ब्लड वेसल में क्या चेंजेस आ रहे होंगे, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तो एक ब्लड वेसल्स में चेंजेस आ रहे होंगे, और एक सेल्स के अंदर चेंजेस। सेल्स मतलब क्या, वही डब्ल्यूबीसी वहाँ पे कैसे रिक्रूट होगा उसका बता रहा है। और अपना ब्लड वेसल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उसको अपन लोग किसके अंदर डालते हैं, वेस्कुलर इवेंट्स के अंदर। तो देखो वेस्कुलर इवेंट्स में क्या क्या आता है, पहला क्या, सिंपल सी बात है, जहाँ पे इसे चोट लगा एकदम शॉक में आ गया वो, तो सिंपल सी बात है वो थोड़ा डर गया। डर क्या मतलब क्या, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर उसका धीरे धीरे वो उससे मतलब अडेप्ट करेगा कि हाँ ठीक है, हल्का से तो चोट लगा, मतलब क्या, वेजो डायलेशन हुआ। पहले कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ डर के मारे, फिर थोड़ा सा फैल गया, मतलब क्या, डायलेशन। फिर उसके बाद देखो, अभी हम लोग समझेंगे ये कैसे हो रहा है। उसके बाद प्रेशर बढ़ रहा है, पी, प्रेशर, फिर परमेबिलिटी बढ़ रही है, और लास्ट में वहाँ पे रुक जा रही है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अभी, तो अगर यहाँ पे नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो वही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, फिर वेजो डायलेशन हो रहा है, फिर प्रेशर बढ़ रहा है, फिर परमेबिलिटी बढ़ रही है, और लास्ट में ब्लड बाहर चला गया ना, तो इसलिए ब्लड स्लो हो गया, मतलब स्टेसिस हो गया, सिंपल। तो देखो वही लिखा है, ये ट्रांजिएंट होता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसा होता है, ट्रांजिएंट, थोड़ी देर के लिए होता है। उसके बाद क्या होता है, वेजो डायलेशन, परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव, मतलब बहुत देर तक रहता है ये। फिर वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, फिर परमेबिलिटी, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है, और फिर फ्लोइंग ऑफ अपना स्लो स्टेसिस, मतलब धीरे धीरे बहना, मतलब स्लोइंग ऑफ ब्लड हो गया, ठीक है ना।
सेलुलर इवेंट्स का नाम सुन लो क्योंकि इसका अलग वीडियो बनेगा तो उसमें अच्छे से समझ लेंगे। नाम समझ लो कि क्या हो क्या रहा है। मार्जिनेशन, मार्जिन मतलब पता है ना, मार्जिन जो अपना साउथ बॉर्डर रहती है साइड साइड की, तो भाई जब अपना सेल्स मार्जिन की तरफ जाने लग जाए ना तो उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनेशन। अब मार्जिन के अलॉन्ग अगर वो रोल करने लग जाए तो उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग। फिर उसके बाद क्या, वो उससे चिपक गया तो चिपकने को क्या कहते हैं, एडिशन, ठीक है ना। फिर देखो एडिशन करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गया तो उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है ना। जब वो वहाँ नीचे आ गया तो जहाँ पे डैमेज हो रहा है ना वहाँ पे वो धीरे धीरे जाने लग जाएगा, तो उसको अपन लोग क्या, केमिकल्स को फॉलो करते करते तो उसको बोलेंगे कीमोसाइटोसिस, और अंत में जाके खाना खा लेगा, मतलब फैगोसाइटोसिस। तो मतलब बेसिकली किए क्या, ब्लड पहले ब्लड वेसल के मार्जिन पे पहुंचा, मतलब क्या, मार्जिनेशन। उसके अलॉन्ग घूमने लग गया, मतलब क्या, रोलिंग। रोलिंग के बाद वहाँ एक जगह जाके चिपक गया, मतलब ये एडिशन। एडिशन के बाद सेल को क्रॉस कर गया, देखो सेल को क्रॉस कर गया मतलब ट्रांसमाइग्रेशन। फिर देखो केमिकल को फॉलो कर करके वो पहुंच गया कहाँ पे जाना है, तो मतलब क्या, कीमोटेक्सिस। अब जाके फिर वहाँ पे खा लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस, सिंपल। तो ये अपना सेलुलर इवेंट्स होता है। अपने को इसमें पढ़ना क्या है, वेस्कुलर इवेंट्स, तो अभी उसको पहले पढ़ते हैं एक बार एक। तो देखो पहले मैंने क्या बोला था, पहले होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, एकदम शॉक में आ गया। तो पहले अपना क्या, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसा होता है, ट्रांजिएंट होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको हल्की सी इंजरी हुई है तो ये 3 से 5 सेकंड के लिए होगा, और बहुत जोर से लग गई, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट टाइप का कुछ हो गया तो आपको 5 मिनट के लिए चलेगा, लेकिन वही 3 से 5 सेकंड, अब फिर 5 को जोड़ के अपन लोगों ने मिनट बना लिया तो 5 मिनट, ठीक है ना। तो इसके कारण इससे ये जो अपना यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ ना, तो इनिशियली अपना वहाँ पे स्किन पेल हो जाएगा। क्यों, सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए देखो स्किन है, इसके नीचे ब्लड फ्लो कर रहा था, इसके कारण वो अपना रेड रेड दिख रहा था। अब जैसे ही मैं यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दूंगा तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे घट जाएगी, ब्लड सप्लाई घट जाएगी तो ये कैसा दिख रहा होगा, पेल ही दिख रहा होगा ना, सिंपल सी बात। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, पेलनेस के लिए, पर ये थोड़ी देर के लिए होगा। उसके बाद क्योंकि इसलिए अपन लोग ने पेलनेस को कहीं भी कार्डिनल साइन नहीं बताया, क्यों, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए रहता है, ट्रांजिएंट रहता है। तो देखो दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद किस पे आ गया अपन लोग, डायलेशन पे। तो देखो डायलेशन कैसा हो रहा होगा, परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव, मतलब लंबा देर तक चलेगा और चलते ही जाएगा, मतलब धीरे धीरे फैलते फैलते जाएगा। तो परसिस्टेंट मतलब समय तक चलेगा, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे फैलेगा। तो इसके कारण क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, वेजो डायलेशन हो रहा है, स्पेस बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यहाँ पे जितना ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो देखो ब्लड ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो 10 ml खून होता और 20 ml खून होता, ज़्यादा लाल कौन सा दिखेगा, 20 ml खून वाला ना। तो वही यहाँ पे रिवर रेडनेस दिख रहा है। और दूसरा, अब ज़्यादा ब्लड आया तो वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब क्या, कैलोर। तो देखो दो कार्डिनल साइंस यहाँ पे किसकी स्टेप में आ गए, वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन हुआ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण वहाँ का रंग भी बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, मतलब रिवर और कैलोर, सिंपल। तो देखो अपन लोग पहले किस पे चालू किए थे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से किस पे चले गए अपन लोग, वेजो डायलेशन पे, ठीक है ना। वेजो डायलेशन के बाद अपन लोग किस पे आएंगे, अपन लोग इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो देखो डायलेशन हुआ, डायलेशन होने के कारण क्या, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा। अब देखो वॉल्यूम सिंपल सी बात है, मान लो एक वेसल है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाते जाऊँगा, वॉल्यूम बढ़ाते जाऊँगा, सिंपल सी बात है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें वॉल्यूम होगा, कैसे, देखो अपना कंटेनर है, कंटेनर में वॉल्यूम बढ़ाते जाऊँगा तो वो वॉल्स पे प्रेशर ही लगाते जाएगी ना, लगाते जाएगी, तो वही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ते जाएगा। देखो दो टाइप के प्रेशर होते हैं, मैं अभी से समझा देता हूँ क्योंकि आगे काम भी आएगा। ये मान लो ब्लड है, ठीक, वेसल है, इसके अंदर जो फ्लूइड है ना, और इसके अंदर एक प्रोटीन मान लो, कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये फ्लूइड है ना, जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा ना, तो फ्लूइड अगर मान लो स्टेबल है या फिर कुछ भी, तो वो फ्लूइड है तो फ्लूइड अपने एक प्रेशर लगाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, जो फ्लूइड अपने आसपास वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है वहाँ पे स्टेबल रहने के कारण। तो वो किस डायरेक्शन में रहता है, बस इसमें ये याद कर लो कि डायरेक्शन क्या रहता है, बाहर की तरफ रहता है, कौन सा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का। और दूसरा एक प्रेशर होता है ऑन्कोटिक प्रेशर, तो वो कौन लगाता है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की क्या टेंडेंसी होती है कि पानी को बाइंड करके रखेगा, तो अपने पास खींचता है वो कि पानी मेरे साथ चिपक के रहे, ठीक है ना। तो ये इसका डायरेक्शन, ऑन्कोटिक प्रेशर का डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर रहेगा। तो दो प्रेशर है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि बाहर की तरफ रहेगा, और एक ऑन्कोटिक प्रेशर जो कि अंदर की तरफ रहेगा, सिंपल, समझ में है ना। तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बढ़ रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, तो पानी मतलब जो ब्लड का फ्लूइड वाला पार्ट है वो बाहर जाएगा। तो भाई ट्रांसड्यूडेशन ऑफ फ्लूइड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ये देखो यहाँ पे दो चीज़ टर्म आता है, एक ट्रांसड्यूडेट और एक एक्सुडेट, उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से अभी। पर ट्रांसड्यूडेशन मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ फ्लूइड बाहर जा रहा है। तो भाई यहाँ पे कोई भी, इसमें सिंपल सी बात है, कोई भी स्पेस थोड़ी खुला, मतलब क्या, ब्लड वेसल में छेद छेद थोड़ी हुआ, परमेबिलिटी थोड़ी बढ़ी है इसकी, सिर्फ प्रेशर बढ़ने के कारण जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स थे उसके थ्रू अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन, मान लो पहले 10 ml जा रहा था तो अब 20 ml चला जाएगा, लेकिन वो सिर्फ फ्लूइड ही होगा, ऐसा नहीं कि 10 ml में प्रोटीन भी साथ में जुड़ के चला गया। अभी समझाएंगे, कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आगे देखेंगे अभी। तो वही क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसड्यूडेशन ऑफ फ्लूइड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ट्रांसड्यूडेशन हुआ, उसके कारण क्या होगा,
सिंपल सी बात है, ब्लड वेसल के अराउंड भर गया तो यहाँ पे क्या बढ़े, फ्लूइड बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ईडिमा, और इस फ्लूइड का नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसुडेट। और ये इसको इस अब सूजन हो गई ना इस चक्कर में, यहाँ पे फैल गया तो फ्लूइड, तो इसको अपन लोग एक अपना तीसरा कार्डिनल साइन आ गया, कौन सा, ट्यूमर। तो देखो दो कार्डिनल साइन अपन लोग वेजो डायलेशन में उठा लिए थे, कौन सा, एक रिवर वाला रेडनेस और एक कैलर, वो दोनों उठा लिए थे। अब यहाँ पे अपन लोग ने क्या उठा लिया, ट्यूमर, क्यों, क्योंकि ट्रांसजुलेट बाहर जा रहा था उस वजह से। तो अपन लोग ने 3 स्टेप्स कर लिए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन और इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब चौथे पे आते हैं, सबसे मेन स्टेप यही होता है, यही अपना क्या होता है, हॉल मार्क ऑफ इन्फ्लामेशन। मतलब जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा ना और एक्यूट इन्फ्लामेशन, तो वहाँ पे ये जरूर पाया जाना चाहिए, नहीं तो उसको इन्फ्लामेशन के अंदर नहीं रखेंगे। तो देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली वेस्कुलर परमिटिविटी इंक्रीज होना, मतलब समझ रहे हो, देखो क्या हो रहा है, पहले वेसल वॉल ऐसा था, ठीक है ना, वेस्कुलर परमिटिविटी बढ़ गई ना, मतलब क्या, इसमें बीच बीच में परमिएबल स्पेस बढ़ गए, ठीक है ना। अब ये बढ़ने के कारण क्या होगा, अपना जो फ्लूइड पहले तो चलो प्रेशर बढ़ने के कारण ही चला जा रहा था, पर अब क्या, अंदर का प्रोटीन भी बाहर जा सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पेस बढ़ गया, सिंपल। तो वही इंक्रीज वेस्कुलर परमिटिविटी क्या होता है, हॉलमार्क ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इस कारण से यहाँ पे रिलीज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है, तो उस प्रोटीन रिच फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एक्सुडेट। इसके पहले क्या पढ़ के आए अपन लोग, ट्रांसुडेट, उसमें क्या होता है, सिर्फ फ्लूइड रहता है, इसमें कौन सा फ्लूइड रहता है, प्रोटीन रिच फ्लूइड रहता है, ठीक है ना। और सबसे अफेक्टेड वेन्यूल्स कौन, सबसे अफेक्टेड वेसल्स कौन होंगे, वेन्यूल्स, क्योंकि पतले रहते हैं आराम से, उसमें प्रेशर भी दिक्कत नहीं आता है। तो देखो इसको ना अपन लोग अभी इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो किन किन तरीकों से वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ सकती है, तो मैंने नीचे 5 डायग्राम बनाए हैं, उनको ध्यान में रखोगे तो याद हो जाएगा। देखो और याद करने का तरीका भी क्या है कि देखो बाहर ब्लड वेसल, अंदर, मतलब देखो बाहर से बाहर, जैसे मान लो ब्लड वेसल बनाया मैं, ठीक है ना, तो देखो एक बाहर से कोई फैक्टर उसका परमिबिलिटी बढ़वा रहा होगा, या तो ब्लड वेसल के लेयर में ही कोई दिक्कत होगा, या ब्लड के अंदर से कोई तो डिस्टर्ब कर रहा होगा जिसकी वजह से इसकी परमिबिलिटी बढ़ गई है। 3 कारण, या फिर एक फॉल्टी कारण हो सकता है, इनकी वजह से हो सकता है। तो देखो पहला क्या है, बाहर से अपन लोग देखें तो क्या, डायरेक्ट एंडोथीलियल इंजरी, इन एंडोथीलियम को इंजरी कर दिया कोई बाहर से, कौन करेगा, डायरेक्ट इंजरी, मान लो हाथ पैर कट ही गया तो आपका एंडोथीलियम तो डायरेक्ट इंजर्ड हो गया। तो ये पहला तरीका है वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ने का। दूसरा क्या, मैंने क्या बोला, ब्लड वेसल में दिक्कत आ जाना, मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ एंडोथीलियल गैप्स। सिंपल सी बात है, ये देखो डायग्राम में दिख रहा नहीं, एंडोथीलियम के बीच में गैप्स अपने आप बढ़ गए, वो पढ़ेंगे कैसे बढ़े हैं। तो ये देखो दूसरा पार्ट हो गया, पहला क्या था, डायरेक्ट इंजरी कर दो, दूसरा क्या है, ब्लड वेसल में दिक्कत कर दो, मतलब क्या, एंडोथीलियल गैप्स बनवा दो। तीसरा है अपना ल्यूकोसाइट मीडिएटेड, मतलब क्या, अंदर का जो ल्यूकोसाइट है ना वो इसको डैमेज करा है, तो ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथीलियल सेल इंजरी, सिंपल सी बात है। तो बाहर बाहर कौन था, डायरेक्ट इंजरी करा दिए, दूसरा कौन था, अपना एंडोथीलियम में गैप करवा दिए, तीसरा क्या था, ल्यूकोसाइट मीडिएटेड। चौथा और पांचवा देखो, चौथा जो है ना, इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस, इसको रट सकते हो तो रट लो। इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ सेल अक्रॉस ब्लड वेसल बहुत बढ़ रहा है, अपने आप ही बढ़ रहा है, मतलब पढ़ेंगे किन की वजह से बढ़ रहा है, पर सेल का मूवमेंट को ट्रांससाइटोसिस कह रहे हैं, तो सेल का मूवमेंट बढ़ जा रहा है। और चौथा अपन लोग बोलते हैं ना, फॉल्टी चीज़ें, खराब चीज़ें, मतलब क्या, जो अपना ब्लड वेसल बन रहा है ना वो अच्छा नहीं है। अपन लोग जब कल पढ़ के आए थे कार्सिनोजेनेसिस, तो उसमें अपन लोग देखे थे एंजियोजेनेसिस। तो एंजियोजेनेसिस में जो ब्लड वेसल बनते थे वो कैसे होते थे, फॉल्टी रहते थे, मतलब फॉल्टी क्यों, क्योंकि वो अपना लीकी रहते थे, क्योंकि वो अच्छे से बने नहीं होते, डिसऑर्गेनाइज और लीकी रहते थे। तो वही अगर लीकी ब्लड वेसल बने हुए हैं ना, तो उसके थ्रू भी अपना परमिबिलिटी बढ़ा रहेगा, तो अपना बाहर आ सकता है कंटेंट, सिंपल। तो अगर कंफ्यूज हो गया होगा ना, तो ये समझो कि वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ना इन्फ्लामेशन का हॉलमार्क होता है, पर ये वेस्कुलर परमिबिलिटी बहुत से कारणों से बढ़ सकता है। अगर वो कारण बाहर है तो उसको अपन लोग बोलेंगे डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी। अब देखो अब इसको कारण जोड़ते जाते हैं, तो उसको अपन लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट इंजरी के कारण क्या हो रहा है, डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, सिंपल। दूसरा कारण अगर ब्लड वेसल में है, तो अगर ब्लड वेसल का एंडोथेलियल गैप बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है, हिस्टामिन की वजह से बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हिस्टामिन वेजो डायलेशन कराता है ना, और वेस्कुलर परमिबिलिटी भी बढ़ाता है, तो वही एंडोथेलियल गैप्स बनवा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, अंदर से कोई डैमेज कर रहा है, तो अंदर से कौन डैमेज कर रहा है, ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल सेल इंजरी। तो ये कौन करा रहा होगा, एक्टिवेटेड डब्ल्यूबीसी, सिंपल। तो देखो इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस, मैं अभी यहाँ याद करने का तरीका बता दूंगा कि हिस्टामिन कहाँ पे आ रहा है, वीजीएफ कहाँ पे आ रहा है। अब देखो इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस, इसमें दोनों आ रहा है, हिस्टामिन और वीजीएफ, जबकि न्यू लीकी न्यू ब्लड वेसल कौन बना रहा है, वीजीएफ। वीजीएफ कौन है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। तो देखो डायरेक्ट इंजरी तो याद हो गया होगा, एक्टिवेटेड डब्ल्यूबीसी भी याद हो गया होगा, कन्फ्यूजन इन तीनों में आ रहा है। तो इन तीनों का कैसे ठीक करेंगे अपन लोग, देखो हिस्टामिन अपना देखो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, नाम में ही बता रहा है ग्रोथ फैक्टर है। ग्रोथ फैक्टर क्या मतलब, ब्लड वेसल बनवा रहा होगा, नए ब्लड वेसल कैसे बनेंगे, लीकी बनेंगे, तो लीकी ब्लड वेसल को कौन बनवाएगा, वीजीएफ। जबकि एंडोथेलियल गैप्स मतलब क्या, अपना यहाँ पे वेजोडाइलेशन से जोड़ के याद कर लो कि हिस्टामिन है। जबकि ट्रांससाइटोसिस में दोनों को जोड़ देना है, एंडोथेलियल गैप्स वाला भी जोड़ दो और लीकी ब्लड वेसल वाला भी जोड़ दो, मतलब हिस्टामिन और वीजीएफ, सिंपल। तो ये अपना वेस्कुलर परमिबिलिटी हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो आई गेस समझ में आ गया होगा, पर चलो चालू करते हैं। तो इसके आगे क्या है अपना, स्लोइंग ऑफ ब्लड, मतलब क्या, अब देखो सिंपल सी बात है,
अगर अपना ब्लड बाहर निकल गया, सारा ब्लड बाहर निकल गया, तो अंदर क्या ही बचेंगे, सेल्स ही बचेंगे ना, मतलब कम फ्लूइड है, तो इसलिए अपना जो इसका स्पीड हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा। तो वही इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड ऐसा रुका रुका चला जाएगा, ब्लड स्टेसिस हो गया। ये अपना क्या हो गया, वेस्कुलर इवेंट्स। कहाँ से चालू किए थे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से, फिर किस पे गए, वेजो डायलेशन पे। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, ट्रांजिएंट होता है, इसलिए अपना इसके ट्रांजिएंट होता है पर ठीक हो जाता है। तो इस दौरान अपना स्किन कैसा होता है, पेल। वेजो डायलेशन परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव होता है, तो इसके दौरान अपना स्किन कैसा हो जाएगा, लाल, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब र्यूबर और कैलोर। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने के कारण क्या, फ्लूइड बाहर आ रहा है। कौन सा फ्लूइड बाहर आ रहा है, ट्रांसुडेट फ्लूइड आ रहा है, तो उसके कारण क्या फॉर्म हो रहा है, ट्यूमर। फिर अपना इंक्रीज वेस्कुलर परमिलिटी, अब वेस्कुलर परमिलिटी बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन बाहर आ रहा है, मतलब एक्सुडेट बन रहा है, सिंपल। और स्लोइंग ऑफ ब्लड मतलब कंसंट्रेशन हो गया, सिंपल। तो ये हुआ, तो ये अपना ये सब पढ़ लिया अपन लोग। अब एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लो, ट्रांसुडेट वर्सेस एक्सुडेट, इसको अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ट्रांसुडेट एक्सुडेट देख लेते हैं। तो देखो दो फ्लूइड था, एक ट्रांसुडेट और एक एक्सुडेट। एक्सुडेट कब बन रहा था, जब वेजो डायलेशन हो रहा था। वेजो डायलेशन के बाद क्या हो रहा था, वेस्कुलर परमिलिटी बढ़ रही थी, मतलब क्या, इसमें जो फ्लूइड है उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट। तो देखो दो फ्लूइड बनाता हूँ मैं, एक ये है और एक ये है। ये वाला फ्लूइड जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, ये कौन सा हो जाएगा, एक्सुडेट हो जाएगा। ये एक्सुडेट कब बन रहा है, जब वेस्कुलर परमिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। और ये वाला फ्लूइड का है जिसमें प्रोटीन कम है, ये ट्रांसुडेट। ये किस वजह से बन रहा होगा, कि वेसल्स में प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर करने के कारण क्या, ये फ्लूइड बाहर आ रहा है, लेकिन सेल्स के लिए जाने की जगह ही नहीं है, तो वो मतलब प्रोटीन के लिए जाने की जगह ही नहीं, तो प्रोटीन अंदर ही रह जा रहा है, बाहर बस फ्लूइड आ पा रहा है। तो वही ट्रांसुडेट किस कारण से हो सकता है, या तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। दोनों के बारे में अभी बताया था। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाहर की तरफ लगता है, ऑन्कोटिक अंदर की तरफ लगता है, तो या तो ये घट जाए या तो ये बढ़ जाए, दोनों की वजह से नेट नेट फ्लूइड तो बाहर ही जा रहा होगा ना। तो वही इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कब बढ़ रहा है, वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर में अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना। और ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, एल्ब्यूमिन। तो अपने ब्लड में एल्ब्यूमिन को कैसे भी घटा दो, या तो उसकी सिंथेसिस को घटा दो, कैसे, लीवर में बनता है वो, तो लीवर डिजीज में वो बना नहीं पाएगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस घटा दो, या तो प्रोटीन का लॉस बढ़ा दो, मतलब क्या, किडनी डिजीज, क्योंकि उसमें से प्रोटीन का लॉस हो जा रहा था। अंत में ब्लड में एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन कम कर दो, तो उसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर घट जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। इसलिए ट्रांसुडेट में प्रोटीन कंटेंट कम होता है, क्योंकि वो परमेबिलिटी से रिलेटेड थोड़ी होता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी से, सिंपल। तो चलो ये कंप्लीट हो गया अपना। अब अगले वाले पार्ट में अपन लोग क्या करेंगे, सेलुलर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन।